और सर पर हैट, सबके हाथों में स्टेन गनें दबी हुई थी। कभी अकल शख्स हमारे सामने पहुंचा तो हमें अपनी बिसारत पर शुबा होने लगा। ये मैकनो था। उसकी आंखों पर स्याह रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। हमारे नजदीक पहुंचकर उसने जेब से लंबा सा चाकू निकाला और पहले बिड की और फिर मेरी रस्सियां काट दी। हमारे बदन शल हो रहे थे। बिड गिरने लगा तो मैकनो ने झुककर उसे उठा लिया और कंधे पर डाल दिया। फिर उसने अंग्रेजी जबान में अपने दूसरे साथियों से कहा कि मुझे भी उठा लिया जाए। बाकी जवान दूसरे आदमी को खोलने में मसरूफ हो गए थे और 2 आदमी नवाब सिराजुद्दीन को बंदिशों से आजाद करा रहे थे। उसके बाद वो उन्हें कंधों पर लाद कर अकबी सिमत में दौड़ गए। मुझे भी उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ सहारा दे दिया जाए, मैं अपने कदमों ही से चलूंगा। जिस्म में खून की गर्दिश इंतहाई सुस्त पड़ गई थी। बंदिशों से आजाद होने के बाद टांगे बेजान और सोई सोई हुई सी महसूस हो रही थी, लेकिन उनके सहारे से चलते हुए मैंने पाँव में खून की गर्दिश बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी और हत्तल इम्कान अपने पैरों को इस्तेमाल करता रहा। बस यही सिमत ऐसी थी जो आग से महफूज थी, वरना चारों तरफ आग के बादल छाए हुए थे। जब हम झोंपड़ों के हिसार से दूर निकल आए तो मैंने पलट कर देखा। उसी लिबास में मलबूस मजीद चंद अफराद इस सिमत भी आ गए थे और भागते हुए वैश्यों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। वैश्यों की लाशों के अंबार लगते जा रहे थे। हमलावरों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन इस वक्त उनसे कुछ कहना फजूल था। मैं और बिड उनके साथ काफी दूर निकल आए। जब इतना फासला तय हो गया कि हमें कोई खतरा ना रहा तो मैकनो ने बिड को जमीन पर लिटा दिया और झुककर उसके पैरों की मालिश करने लगा। मेरे साथ भी यही सलूक किया जा रहा था, लेकिन नवाब सिराजुद्दीन और उस दूसरे शख्स को नजरअंदाज कर दिया गया था। अभी तक मेरे और मैकनो के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। थोड़ी देर के बाद मैकनो ने बिड से पूछा, क्या तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हुई बिड? बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया मैकनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अगर किसी और काम में मसरूफ होना चाहते हो तो अब मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मैकनो उठा और अपनी स्टेन गन संभाल कर वापस उसी तरफ चल पड़ा जहां अभी तक गोलियां बरसाई जा रही थी। मेरी निगाहें उसी सिमत लगी रहीं। बिड ने मेरे नजदीक खिसकने की कोशिशें की और इसमें कामयाब हो गया। क्या हाल है चीफ? ठीक हूँ बिड, मैंने कहा और उठकर फुर्ती से नवाब सिराजुद्दीन के पास पहुंचा और झुककर उनके पैरों की मालिश करने लगा। मैं उनके दुराने खून को भी बहाल करना चाहता था, लेकिन उनके बदन पर हाथ रखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। बदन बिल्कुल ठंडा था। मैंने अजीब निगाहों से नवाब सिराजुद्दीन की सूरत देखी। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर मौत का सकूत तारी था। मैंने उनके सीने पर कान रखकर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन दिल कमबख्त दगा दे गया था। गालिबन उस होलनाक मंजर ने किसी वक्त नवाब सिराजुद्दीन के दिल की धड़कन बंद कर दी थी और अब वो जिंदा नहीं थे। एक बेइख्तियार आह मेरे मुंह से निकल गई और मैं उन्हें छोड़कर खड़ा हो गया। बेचारे नवाब सिराजुद्दीन की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। यही कैफियत उस दूसरे यूरोपियन की भी थी। वो मर चुका था। हम दोनों तो गैर मामूली कुव्वतों के मालिक थे कि इस मंजर को देखने के बाद भी जिंदा रहे थे। भुला दिया था हमने इस बात को कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, वरना हमारा हाल भी उनसे मुख्तलिफ ना होता। मैं बिड के पास वापस आ गया। बिड को भी सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। उसने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन झटकी और फिर आहिस्ता से बोला, जिंदगी और मौत का ये खेल कितना अजीब है चीफ, और शायद नाकाबिले यकीन भी। इत्तफाकात बिलाशुबा जिंदगी में एक हैसियत रखते हैं, लेकिन ऐसे इत्तफाकात क्या जरूरी था कि वो लोग इस बूढ़े अंग्रेज ही का इंतखाब करते? हम दोनों में से कोई भी उन आदमखोरों का शिकार हो सकता था, लेकिन हम फिर भी बच गए। बैकरों के साथ फाखरा याकूबी भी होगी, लेकिन दीगर लोग तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकते हैं बिड? सहराई मुआफिद, यकीनन वो लोग जो लाइन ऑफ क्रोजल के इतराफ में भटकने वालों पर नजर रखते हैं। मेरा मतलब है अरब मुआफिद। मैं खामोश हो गया। खून रेजी और तबाही का यह खेल तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। ऐसा लगता था जैसे स्टेन गन बरदार आदमखोर कबीले के एक फर्द को भी जिंदा ना छोड़ना चाहते हो। बड़ी अजीब कैफियत हो गई थी। 40 मिनट के बाद गोलियों की आवाजें बिल्कुल ही बंद हो गईं और फिर तकरीबन 32-30 के करीब अफराद हमारी तरफ बढ़ते नजर आए। उनमें मैग्नो भी था। मैंने फाखरा याकूबी को भी देख लिया था। उसके साथ बारी जिसामत का एक चुस्त व चालाक अरब भी आ रहा था। अपने मिशन से फारिग होकर ये लोग हमारी खबरगिरी के लिए चल पड़े। फाखरा याकूबी ने मुझे देखा तो तीर की तरह सीधी मेरी तरफ आई। उसकी आंखों की चमक और चेहरे के तासरात से उसके दिली जज्बात का अंदाजा मुझे बाखूबी हो रहा था। करीब आकर उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अली, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे नई जिंदगी मिली है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती थी।
और उसके बाद शायद मेरी तमाम जिंदगी ही बेअमल हो जाती। मैं खामोश निगाहों से फाखरा याकूबी को देख रहा था। वो तवीलुल कामत अरब भी मेरे करीब ही पहुंच गया था। वो करख्त चेहरे वाला आदमी था, उम्र 30-35 के दरमियान होगी। फाखरा याकूबी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सही वक्त पर पहुंचे गाजी नासर, खुदा न खास्ता कुछ देर हो जाती तो उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और मेरी तरफ देखने लगी। बहुत से लोग शिकार हो चुके हैं, मैं उनके लिए अफसुर्दा हूँ, तवीलुल कामत शख्स ने कहा। फाखरा याकूबी मेरे सामने पहले भी गाजी नासर का नाम ले चुकी थी और मैं गायबाना तौर पर उस शख्स से वाकिफ था। पता नहीं उसने गाजी नासर को मेरे बारे में कुछ बताया था या नहीं। फिर फाखरा नवाब सिराजुद्दीन और दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो हुई और वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा, नहीं, वो दोनों मर चुके हैं। फाखरा ने गर्दन झटकी और फिर उन लोगों से बोली, इनकी तदफीन कर दो। और जो लोग उन दरिंदों के हाथों मौत का शिकार हो चुके हैं उनके लिए अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने इस इलाके में आदमखोरों का नामो निशान मिटा दिया है, किसी दी रूह को नहीं छोड़ा मैंने, गाजी नासर ने कहा। चंद अफराद गड्ढा खोदने लगे। फिर जब नवाब सिराजुद्दीन और उस अंग्रेज को एक ही गड्ढे में उतारा जाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर कहा, नहीं, वो मुसलमान है, उसे अलहदा कब्र में दफन करो। गाजी नासर चौंक पड़ा। फिर उसने दूसरी कब्र तैयार करने का हुक्म दिया और अंग्रेज को पहले खोदी हुई कब्र में दफन कर दिया। कोई शनासा था अली? फाखरा ने पूछा। हाँ, एक बेज़रर और शरीफ एशियाई जो बहुत पहले मिला था मुझे। बहुत से लोग थे इसके साथ, इसकी बेटी भी थी। ओह, फाखरा ने अफसोसनाक लहजे में कहा और फिर बिड की तरफ मुतवज्जो होगी। बिड, मुझे अफसोस है कि तुम जिंदा बच गए। बिड ने कहका लगाकर कहा, लेकिन फिक्र न करें मैडम जी, चंद लम्हात जाते हैं कि हमारी लाशें भी यहीं पड़ी होंगी। क्या फजूल बकवास है, फाखरा ने बुरा मानते हुए कहा। ये एक ठोस हकीकत है मैडम, हम सिर्फ कुव्वत इरादी के बल पर जिंदा हैं और ये भूल गए हैं कि आखिरी बार खुराक और पानी हमें कहाँ मिला था। फाखरा ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और फिर चंद लोगों को इशारा करके पास बुला लिया और उन्हें हदायत देने लगी कि वो लोग दौड़ते चले गए थे। नवाब सिराजुद्दीन को भी दफन कर दिया गया। चंद लम्हात में हमने 6-7 शानदार किस्म के लैंड रोवर इस तरफ आते देखी। उन्हें वही लोग ड्राइव करते हुए ला रहे थे जिन्हें फाखरा ने हदायत दी थी। लैंड रोवर हमारे करीब आकर रुक गई। फाखरा ने कुछ और लोगों को हदायत की और फिर हमारे लिए नफीस किस्म की काफी और ताज़ा सैंडविच लाए गए। इस वक्त उनकी लज्जत नाकाबिले बयान थी। गाजी नासर वैश्यों की जली हुई झोंपड़ियों का जायजा लेने चला गया था। फाखरा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। काफी की कई प्यालियां पीने के बाद दिल में सुकून हुआ। इतनी देर में गाजी नासर वापस आ गया था। कोई खास बात है नासर? नहीं मिस याकूबी, कोई बाकायदा नहीं बचा। उन नफरियतों का खत्म ही हो जाना बेहतर हुआ। यहाँ हमारे लोग घूमते ही रहते हैं। उन लोगों को आदमखोरों के किसी एक कबीले से तो निजात मिली। चलें? फाखरा ने पूछा। अगर आपके दोस्त सफर के काबिल हों तो यकीनन। इस वहशत कदे से निकलकर हमें ज़हनी सुकून होगा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तब फिर फौरन चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है? फाखरा ने कहा। सफर के लिए भी उम्दा बंदोबस्त किया गया था। एक लैंड रोवर में सिर्फ ड्राइवर फाखरा और हम दोनों थे। उसमें आरामदेह सीटें लगी हुई थी जिन पर हम नीम दराज हो गए थे। हम कहाँ जा रहे हैं फाखरा? नाटूनिया लाइन ऑफ क्रोजल की एक बस्ती है। कितने फासले पर है? कोई 80 मील दूर है। यही सबसे करीबी बस्ती है। तुम हम तक कैसे पहुंच गई? हमारे 2 आदमियों ने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम मगरमच्छों से बचकर भागे थे, लेकिन वो दरिया के दूसरे किनारे पर थे और फिर वो हमें इतला देने के लिए 6 मील दूर आए। न जाने क्यों मेरे दिल ने कहा ये तुम लोग हो और मैं गाजी नासर को लेकर चल पड़ी। उसी वक्त हमें वाकई तुम्हारी जरूरत थी। जंगल में तुम हमसे बिछड़कर किधर निकल गई थी? मैंने पूछा। काफी दूर उन कबख्तों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो एक दिन और एक रात हमारा ताकुब करते रहे थे। आतिफ और लुत्फी उनके हाथों हलाक हो गए, फाखरा ने बताया। अफसोस, हाँ, वो अपनी जिद का शिकार हो गए। उन्होंने ताउन करना छोड़ दिया था। मौत ही मुंडला रही थी उनके सरों पर। उन्होंने हमारी जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी, लेकिन मैकरो ने उस वक्त बड़ी मदद की। क्या तुम उस इलाके से गुजर रही थी जहाँ खुश्क झील है? सोना तारा, तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? फाखरा ने ताज्जुब से कहा। लंबी कहानी है, हम उसी तरफ निकल गए थे। मैकरो ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि कहीं तुम उस तरफ ना जा निकले हो। उसी ने उसके बारे में बताया था। लैंड रोवर की रफ्तार खासी तेज थी। कुछ दूर जाकर किसी कदर खराब रास्ता आ गया तो रफ्तार सुस्त हो गई। उन लोगों के बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अक्सर सहराओं में भटकते रहते हैं, इसलिए इन रास्तों की शनाख्त
उनके लिए मुश्किल काम नहीं थी। रास्ते में जंगली भैंसों का एक गोल हमलावर हुआ तो कुछ देर के लिए सफर रुक गया। उन पर फायरिंग की गई, कुछ भैंसे जख्मी होकर भागे तो दूसरे भी उनके पीछे लग गए। फिर रात हो गई और बड़ी उम्दगी से तमाम गाड़ियों को जंजीरों में जकड़कर खड़ा कर दिया गया। आग भी रोशन कर ली गई थी। खुराक के लिए शिकार किया हुआ गोश्त मौजूद था जिसे तैयार किया गया। रात गाड़ियों ही में गुजारी गई। फाखरा मेरे साथ थी। हम लोग बातें करते रहे। वो खतरनाक लोग जेरे बहस थे जो हम पर हमला आवर हुए थे। फाखरा ने कहा, गाजी नासर से मालूम हुआ है कि उनकी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। 12 चंद इसरार गिरोहों से सहरा गर्दों की मुठभीड़ हुई है। बस परेशानी ये है कि उनकी शनाख्त नहीं हो पाई। सहरा में अक्सर मुहिम जो पार्टियां आती ही रहती हैं, कुछ हाथी दांत की तलाश में तो कुछ पुरस्रार फितनों के चक्कर में। सोने की तलाश भी आमतौर से की जाती है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन लोग किस मकसद से यहाँ आते हैं। अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि लाइन ऑफ क्रोजल के खिलाफ साजिश हो रही है। हाँ, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। पहले भी इसका अंदाजा था कि ये सब कुछ होगा, इसलिए हर मुल्क ने अपने सीक्रेट एजेंटों को भेजा है। इसी दौरान हमारे कुछ लोग अगवा भी हो गए हैं, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। क्या ये अहम लोग थे? यकीनन नहायत अहम, फाखरा ने कहा। ये कैसे मालूम हुआ कि उन्हें अगवा किया गया है? यूनस फारी नामी एक एजेंट ने इस बारे में इतला दी थी। उसके 2 साथियों को अगवा कर लिया गया था और इत्तफाक से वो बच गया। यूनस फारी अब कहाँ है? बंगाना में। बंगाना? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। लाइन ऑफ क्रूजल की एक आबादी है, फाखरा ने जवाब दिया। मैं खामोश हो गया था, मगर फिर दफातन एक ख्याल के तहत मैंने पूछा, क्या गाजी नासर को मेरी असलियत मालूम है? नहीं, सिर्फ नाम। यानी? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। अली यार खान नहीं। तुम्हारी हदायत के मुताबिक मैंने किसी को तुम्हारे बारे में तफसील नहीं बताई। ये मेरे हक में बेहतर है फाखरा। दूसरी सुबह फिर सफर शुरू हो गया और शाम को तकरीबन 5 बज रहे थे जब जंगल में मंगल नजर आया। वीरान जंगलों में ऐसी किसी आबादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इमारतें लकड़ी और पत्थरों की सुर्ख बैलों से बनी हुई थी, लेकिन काफी उम्दा थी। उनमें एयर कंडीशनर नजर आ रहे थे। एतराफ में झोंपड़े फैले हुए थे, लेकिन ये भी बहुत उम्दगी से बनाए गए थे। खेतों पर ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। बिजली है यहाँ? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, लेकिन महदूद। पेट्रोल और मिट्टी के तेल से पैदा की जाती है, इसलिए बहुत महंगी पड़ती है। इन आबादियों में रहने वाले बहुत पसमानदा लोग थे। जरूरियात जिंदगी के लिए कुछ वसाइल नहीं रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी जिंदगी की सहूलतें सरकारी तौर पर मुहैया की जाती हैं। झोंपड़ों की जिंदगी खुद उन्हें पसंद है, वरना शायद उन्हें मकानात भी तामीर करा दिए जाते। और ये इमारतें? मैंने पूछा। सब सरकारी हैं। गाड़ियां एक चेक पोस्ट पर पहुंच गई। एक एक शख्स को नीचे उतारा गया। सबकी शिनाख्त हुई। इंतजामात बहुत बेहतर थे। गाजी नासर की मार्फत हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद आगे जाने की इजाजत दे दी गई। आबादी में उम्दा सड़कें थी, स्विमिंग पूल और पार्क बने हुए थे। दरख्तों की बहुतायत थी, जिनके बारे में मालूम हुआ कि ये कदीम है, बस इनकी तरतीब कर ली गई है। अपनी रिहायश गाह तक आते हुए मैंने बहुत कुछ देख लिया था। जिस इमारत में हमें ठहराया गया ये गेस्ट हाउस कहलाती थी, बिल्कुल किसी शानदार होटल की सी हैसियत से। उसकी अलबत्ता यहाँ क़याम ताम मुफ्त था। सर्विस के लिए वेटर मौजूद थे जो बड़े अलर्ट होकर हदायत की पाबंदी करते थे। फाखरा गाजी नासर के साथ चली गई थी। बिड मेरे पास ही था। तुम पहले कभी नाटो नया आए हो बिड? नहीं चीफ, मैंने लाइन ऑफ क्रोजल की ये दूसरी आबादी देखी है। इससे कबल मैं डोफियाऊ देख चुका हूँ, वरना मैं ज्यादातर त्राइकोन में रहता हूँ और मैकनो अहम नुमाइंदा शुमार किया जाता है और शायद उसके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं। बीड ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। फिर हमारे दरमियान मजीद बातचीत नहीं हुई। रात को फाखरा आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हमें देखा और फिर 2 मखसूस तर्द के बैज हमें देते हुए बोली, नाटूनिया में आप लोग मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत रखते हैं और आपका ताल्लुक मेरे ग्रुप से है। ग्रुप RR7 ये आपका कोड नंबर भी है। नाटूनिया के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, कोई पाबंदी कोई रोक टोक नहीं है। बस बाहर निकलते हुए ये निशान अपने लिबास पर लगा लिया करें। गुड। यहाँ तुम्हारी मसरूफियात क्या है फाखरा? कुछ नहीं, लेकिन शायद मुझे तैराडू जाना पड़े और वहाँ से एक वाइन। लेकिन अली, अगर ऐसा भी हुआ तो ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। तुम कुछ वक्त आराम कर लो, खूब सैरो तफरी करो और उसके बाद हम अपने मिशन की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया, लेकिन दिल में यही बात थी मेरे कि शायद मैं तुम्हारा इंतजार ना कर सकूं।
थोड़ी देर के बाद फाखरा चली गई। बिड ने इंटरकॉम पर रूम सर्विस को फोन करके रात का खाना तलब कर लिया और वेटर चंद ही लम्हे बाद हमारी पसंदीदा चीजों का ऑर्डर लेने चला गया। खाने से फरागत के बाद बिड ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तवील अरसे के बाद सुकून की नींद आएगी चीफ, क्या ख्याल है? हाँ, मैं भी जल्दी सोना चाहता हूँ। कहने को तो मैंने कह दिया था कि जल्द सो जाऊंगा, लेकिन बिस्तर पर लेटा तो नींद कोसों दूर चली गई। न जाने क्या क्या ख्यालात ज़हन में आ रहे थे। तहजीब मालिक एक्स, अपना मिशन, गुजरे हुए होलनाक वाकयात, न जाने क्या क्या। नींद बहुत मुश्किल से आई थी। सुबह को खूब दिन चढ़े जागा। बिड तौलिए से सर रगड़ता हुआ गुस्ल खाने से बाहर आ रहा था। जाग गए चीफ? गुस्ल कर लो, फिर नाश्ता मंगवाते हैं। हाँ, एक खुशखबरी सुनो। क्या? हमें यहाँ लिबास भी मिल सकते हैं। नीचे एक स्टोर मौजूद है, उसमें जरूरत का दूसरा सामान भी होता है। कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? वेटर से पूछा था। बिड ने जवाब दिया और मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। नाश्ते के बाद हम अपने कमरे से बाहर निकल आए। होटल के बैरूनी हिस्से में बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, जिसमें चांद रायबर भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे शानों पर आवेजा निशान देखे और हमें ताज़ीम दी। मैंने एक रायबर से पूछा, अगर हमारे पास करेंसी ना हो और हमें किसी शय की जरूरत हो तो हमें क्या करना होगा? रायबर ने जो अरबी था मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पसंदीदा चीजों का इंतखाब और उसके बाद उनका इस्तेमाल। यहाँ करेंसी नहीं होती जनाब, ना ही इसकी जरूरत पेश आती है। रायबर की बात बड़ी अजीब और दिलचस्प महसूस हुई थी। यानी जिस शय की जरूरत हो उसे हासिल कर लिया जाए और उसके उसूल के लिए रकम वगैरह की जरूरत ही नहीं थी। बिड उस रायबर से बहुत सी बातें करता रहा था। मैं अपनी पसंदीदा चीजों के इंतखाब में मसरूफ हो गया था। दिल में एक झिझक थी कि मुफ्त का माल है, इतना ना लिया जाए कि किसी को एतराज हो। ताहम अपनी पसंद के चंद जोड़े कपड़े, शेव बनाने का सामान, चॉकलेट के पैकेट और चंद ऐसी चीजें ट्राली में रखकर मैं काउंटर पर पहुंच गया। बिड मुसलसल उस रायबर से गुफ्तगू करता रहा था। उसने मुझे देखकर माजरत करते हुए कहा, सॉरी चीफ, मैं कुछ ऐसा बातों में मसरूफ हुआ कि तुम्हारा साथ ना दे सका, जबकि मुझे भी कुछ चीजों की जरूरत है। काउंटर पर एक मुलाजिम ने तमाम चीजें निकाल कर सजा दी और उनका इंतराज रजिस्टर में किया जाने लगा। उसके बाद उन्हें एक चर्मी सूट केस में पैक कर दिया गया और मुझसे सिर्फ दस्तखत लिए गए। बिड अपनी जरूरत की अशिया जमा कर रहा था, जो तादाद में मुझसे कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन किसी की पेशानी पर कोई शिकन नहीं थी। ये सामान लेकर हमें वापस अपने कमरे में आना पड़ा, क्योंकि उसे यहाँ महफूज करना जरूरी था। मैंने हैरान अंदाज में बिड से कहा, बिड, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं चीफ, दरअसल तुम्हें इल्म है कि लाइन ऑफ करोजल मुश्तरका अरब सरमाए से वजूद में आई है और यहाँ गैर सरकारी अफराद का कोई गुजर नहीं। मुतलका अफराद के लिए ये सहूलतें बनाई गई हैं। मैंने उस रायबर से बहुत सी ऐसी बातें मालूम की हैं जिनका पहले मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि एक वाइन लाइन ऑफ करोजल में शुमार नहीं होता, बल्कि उसे एक सरहदी चौकी की सी हैसियत हासिल है और वहाँ ये तमाम सहूलतें नहीं हैं। और क्या खास बात मालूम की तुमने उस रायबर से? चीफ, इस बस्ती का नाम नाटूनिया है। नाटूनिया में आपस के बहुत से कबाइल को जमा करके उन्हें तरबियत दी गई है और इसमें वाक़े फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया। उनके लिए बेशुमार स्टोर खोल दिए गए, जहाँ से उन्हें बगैर किसी परेशानी की जरूरत की अशिया दस्तयाब हो जाती हैं और वो फिक्र माश और फिक्र जिंदगी से बेनियाज हो गए हैं। एतराफ में कबाइल ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने अरबों की महकूमी कबूल नहीं की, लेकिन उनसे कोई तारुज़ भी नहीं किया। वो अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। नाटूनिया की शिमाली, मशरकी और जनूबी थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे बहुत से कबाइल मौजूद हैं, लेकिन वो नाटूनिया वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और आपस में अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। यूं समझ लो कि वो अरबों से ताउन नहीं करते। बिड, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसे कबाइल हैं जिनमें हमारे दुश्मन पनाह ले सकते हैं? इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता चीफ। उन्हें आज़ादी होगी इसकी और अपने तौर पर वो वहाँ काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई? अफसोस, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। बहरहाल आगे कहो। आगे कुछ नहीं, बस यही तमाम बातें थी। हाँ, एक और, नाटूनिया के इतराफ में और यही नहीं और दूसरी जगहों पर भी ईसाई तबलीगी मिशन अपनी कार्रवाइयों में हैं और ये बहुत तवील अरसे से अपना ये काम अंजाम देते हैं। इन लोगों में भी हमारे दुश्मनों की मौजूदगी मुमकिन है, बेशक, बल्कि इस तरह उन्हें काफी आसानियां हासिल हो सकती हैं। क्या ये नहीं हो सकता बिड के हम इन इलाकों का दौरा कर लें? मेरे ख्याल में हमें इस वक्त दिक्कत नहीं होगी। ये भी बताया गया था कि अगर हम इतराफ के इलाकों की सैर करना चाहें तो हमें फार्म हाउस से घोड़े भी फराहम हो सकते हैं, लेकिन एक मखसूस हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है।
वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके बाद खतरात शुरू हो जाते हैं। गुड, इसका मतलब है कि तुमने राइबर से बहुत सी बातें मालूम की हैं। हाँ चीफ, इसलिए इतना वक्त उसके साथ गुजारा मैंने। थोड़ी देर के बाद हमने नए लिबास पहने जो काफी अच्छे और आरामदेह थे और फिर बाहर निकल आए। मैंने फैसला कर लिया था कि पहले एतराफ की आबादी पर निगाह रखूंगा। हम पता मालूम करते हुए फार्म हाउस तक पहुंच गए जहां हमें घोड़े दस्तयाब हो सकते थे। हमने अपने सीनों पर वो निशान आवेदा कर लिए थे कि हर इलाके का मुतलका शख्स इन निशानात पर निगाह डालता और वही करता जो हमारी ख्वाहिश होती। घोड़े हासिल करने के बाद हम लाइन ऑफ क्रोजर की आबादी से बाहर निकल आए। हमने फैसला किया था कि अंदरूनी आबादी को हम बाद में ही देखेंगे। हमने अपने पास जरूरत की थोड़ी सी चीजें महफूज कर ली थी। आगे चलकर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया था, चुनाचे हम उसके दामन में सफर करते रहे थे। थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी नदियां या चश्मे मिल जाते थे। हमें सफर करते हुए काफी वक्त गुजर गया। फिर एक तवीलो अरीज दरिया के किनारे पहुंचे जो एक पुरहैबत घाटी से निकलकर ना मालूम कहाँ जा रहा था। हमने दरिया के मुतवादी सफर करते हुए काफी दूर जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये अंदाजा हुआ कि दरिया के मुतवादी चलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पाम के दरख्तों और कांटेदार झाड़ियों का एक वसी जंगल यहाँ बिखरा हुआ था। दोपहर हो गई, सख्त गर्मी ने प्यास की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। हम पानी एहतियात से खर्च कर रहे थे। जूं जूं आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जमीन भट्टी की मानिंद तप रही थी और हवा बंद थी। झटपटे का वक्त आया तो हम घोड़ों से उतर आए और पैदल चलने लगे। शाम रात में तब्दील हो गई और हम एक जगह क्याम के लिए टिक गए। न जाने क्या वक्त होगा कि किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। हमने रोशनियां देख ली थी। गाड़ी सीधी हमारे करीब आई और हमने इशारा कर दिया। गाड़ी बस नुमा थी। हमने उन लोगों से किसी करीबी बस्ती के बारे में मालूमात हासिल की तो वो हैरत से हमें घूरने लगे। फिर उन्होंने हमें पेशकश की कि अगर हम उनके साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राइवर का शुक्रिया अदा कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। सुबह को हम एक बार फिर सफर के लिए तैयार थे। यहाँ से तकरीबन 2 मील आगे बढ़े थे कि एक सरसब्ज की तय जमीन नजर आया। घोड़ों को हमने यहाँ कुछ देर चरने के लिए छोड़ दिया था। दोपहर के करीब हम एक नवाई आबादी में दाखिल हो रहे थे। उन लोगों के बारे में मालूम हुआ कि उनके कबीले का नाम बूटा वाट है। कबीले में अफ्रीका की वही जिंदगी नजर आ रही थी जिसका नजारा मैं पहले ही कर चुका था। बरहनगी आम थी। एक छोटे से कंबल के टुकड़े को कंधे पर डालकर यहाँ के लोग ये समझते थे कि उनकी लिबास की जरूरत पूरी हो गई है। हर एक के निचले ऊँट में ठोड़ी के दरमियानी हिस्से के करीब हड्डी की एक टिकिया सी फंसी हुई थी, जिससे निचला ऊँट लटक कर ठोड़ी पर आ गिरता था। उनके जिस्मों पर मिट्टी और कीचड़ मली हुई थी और उस कीचड़ से उनके बाल जमे हुए थे। उसमें उन्होंने आराइश के लिए रंगीन पत्थर परो दिए थे। 1-2 रंगीन पर भी लगा रखे थे। औरतों के जिस्मों पर तरह तरह के निशानात बने हुए थे और गर्दों में मनकों की मालाएं थी। बकरी की खाल का आधा एप्रन नमा टुकड़ा पहनकर उन्होंने लिबास की जरूरत पूरी की थी, लेकिन उनके इस लिबास में भी सजावट के लिए मनके लटके हुए थे। सहराओं में रहने वाली ये अफ्रीकी खारदार झाड़ियों की शाखों से गुम्बद नमा झोंपड़ियां बना कर रहते थे। ये झोंपड़ियां हवादार थी और अंदर की फिजा में ठंडक रहती थी। झोंपड़ियों के अंदर लोगों का कुल सामान चांदी चीजों पर मुश्तमिल था। चंद पुराने टीन, 2-4 कद्दू के खोल जिसके बनाए हुए बर्तन, लकड़ी के चंद प्याले और तकरीबात में पहनने के लिए चूड़ियां वगैरह। ये लोग ऊंट पालते थे और ऊंट के गोश्त और दूध पर गुजारा करते थे। पानी के लिए ये लोग खुश्क गुजरगाहों में गड्ढे खोद देते। बाल जगह पानी सतह के करीब मिल जाता, अक्सर औकात 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता। हम इन दिलचस्प मनाजर को देखते हुए तकरीबन तीसरे दिन वापस नाटुआना पहुंच गए। हम अचानक ही चल पड़े थे और किसी को हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं था। चुनाचे जब हम अपने कमरे में दाखिल हुए तो शायद हमारे बारे में फाखरा को इतला दे दी गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो हमसे मिलने के लिए पहुंच गई। फाखरा ने हैरान अंदाज में मुझे मुखातिब किया और बोली, खैरियत तो है ली, कहाँ चले गए थे आप लोग बगैर किसी इतला के और बगैर किसी प्रोग्राम के? क्या इस तरह नहीं जाना चाहिए था? मैंने सवाल किया। ये बात नहीं है, मैं बस परेशान हो गई थी। तुमने तो ठीक से आराम भी नहीं किया अली। हाँ, बस ऐसे ही फाखरा मैं एक इतला पर इतराफ के इलाकों में निकल गया था। तुम अगर चाहो तो आइंदा भी उन इलाकों में जा सकते हो। लेकिन वो इतला क्या थी? मैंने उन मिशनरियों के बारे में फाखरा को अपने खदशे से आगाह की और फाखरा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और उन मिशनरियों पर पूरी निगाह रखी जा रही है। हमारे आदमी गाफिल नहीं है और उनकी नकलो हरकत का अच्छी तरह जायजा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ से जितने फासले पर मैं गया था वहां तक तो मैंने मिशनरी की कोई इमारत नहीं देखी। हो सकता है उस तरफ ना हो, लेकिन इतराफ में तुम्हें ऐसी बहुत सी इमारतें नजर आ जाएंगी।
जिनका ताल्लुक ईसाई मिशनरी से है। वहाँ पादरी होते हैं और तबलीग करते हैं। बज़ाहिर उनमें एक भी आदमी गलत नहीं है, बस एहतियात की खातिर हम उन पर निगाह रख रहे हैं। और हाँ अली, मैं शायद आज ही रवाना हो जाऊं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई उलझन नहीं है, तुमने खुद भी महसूस कर लिया होगा। उस वक्त तक मेरा इंतजार करना जब तक कि मैं वापस न आ जाऊं। मैं खुद भी ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करूंगी। अचानक कुछ जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द कर दी गई हैं। फाखरा से इस सिलसिले में कुछ देर गुफ्तगू होती रही और फिर वो चली गई। मैं और बिड देर तक इसके बारे में गुफ्तगू करते रहे थे। बिड ने मुझसे कहा, चीफ कल हम नाटुआनिया के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, मैंने जवाब दिया। दूसरे दिन हम इस अपने प्रोग्राम के तहत बाहर निकल आए। कोई बाकायदा शहर आबाद नहीं किया गया था, लेकिन उसकी तरतीब बहुत उम्दगी से की गई थी। सड़कें अंदरूनी हिस्सों में फैली हुई थी। सरकारी इमारतों पर पहरा लगा हुआ था और वहाँ वाज़े अल्फाज में अरबी और अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। डिपार्टमेंटल स्टोर जगह जगह मौजूद थे और उन पर हर जगह आदमी तैनात थे। मुकामी लोग जो लाइन ऑफ करोजल की असला फैक्ट्री में काम करते थे मुहज्जब लिबास में नजर आते थे। सख्त कपड़े की पतलूनें और कमीज। औरतें और बच्चे भी जदीद किस्म के लिबासों में मलबूस थे, लेकिन उनके चेहरों पर वही कैफियत थी जो यहाँ के बाशिंदों का खासा थी। मैंने ताज्जुब के अंदाज में बिड से पूछा कि इन लोगों को फैक्ट्रियों में काम करने की तरबियत कैसे दी गई होगी। तफसीलात तो मुझे नहीं मालूम चीफ, लेकिन बहरहाल इन पर मेहनत की गई है और ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी जिंदगी के लिए ये सब किया है। इन लोगों की झंपड़ियां अंदरूनी हिस्से में ही बनाई गई थी। फिर हम फैक्ट्री एरिया पहुंच गए। जमीन पर कंक्रीट के मजबूत गुंबद उभरे हुए थे, जिनकी बुलंदी ज्यादा से ज्यादा 6 फीट थी और ये गुंबद इंतहाई वसी व अरीज इलाके में फैले हुए थे। उन तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। पथरीली दीवारें जिन पर तकरीबन 15 फीट ऊंची लोहे की तारों की बाड़ लगी हुई थी, इन गुंबदों को अहाता किए हुए थी। दरवाजे पर जदीद किस्म की मशीनों के साथ हिफाजती इंतजामात थे और मशीनें हर अंदर आने और बाहर जाने वाले का जिस्मानी जियोग्राफिया एक लम्हे में ऑपरेटर के सामने पेश कर देती थी। हमने काफी दूर से उनका मुशाहिदा किया। सूरत हाल का हमें पूरी तरह अंदाजा था और हम कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से हमारी मौजूदगी किसी को नागवार गुजरे। लकड़ी की इमारतें बाज़ जगह काफी वसी थी। एक बड़ी इमारत पर हॉस्पिटल का बोर्ड भी नजर आया। गर्ज ये कि ये एक अनोखी दुनिया आबाद थी। इस आबादी को देखने में हमें चंद घंटों से ज्यादा न लगे। अरबों के अलावा यहाँ कहीं कहीं गैर मुल्की भी नजर आ जाते थे। मैं सोच रहा था कि हर शख्स के बारे में छानबीन आसान काम तो नहीं है। इस सिलसिले में नामालूम क्या क्या तरीका इख्तियार किया होगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो अपने तौर पर यकीनन मुतमईन होंगे। हम वापस अपनी क़यामगाह में आ गए और अपने कमरे में आकर बिड बोला, अब प्रोग्राम क्या है चीफ? मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है यहाँ क़याम करने के लिए, लेकिन बिड फाखरा यकूबी का इंतजार तो करना ही है। वैसे मैं खुद को मुअत्तल महसूस कर रहा हूँ, जो मेरी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। इस बात का एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं कि जिन हालात में हम गिर गए थे उनमें हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत थी। मैं तनहा होता तो शायद मेरी जिंदगी की शाम हो गई होती, लेकिन तुमने खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा बिड कि अपने मकसद की तकमील करके मुझे सुबह और शाम की फिक्र नहीं। यकीनन चीफ, इस सिलसिले में मुझसे कुछ कहना ही बेकार है। बिड ने कहा, तो मैडम जब तक वापस नहीं आ जाती क्यों ना हम इतराफ की सैर करें? कोई पाबंदी तो है नहीं हम पर, और फार्म हाउस से घोड़े भी हासिल किए जा सकते हैं, और अगर पैदल ये सफर करना चाहो तब भी कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद भी यही सोच रहा था, मुमकिन है कोई काम की बात ही मालूम हो जाए। बिड तुम्हारे साथ है? बिड ने सीने पर हाथ रखकर खम करते हुए कहा। तो फिर ठीक है, मैंने जवाब दिया। ये फैसला करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था। इस सफर के लिए हमने कोई तैयारी की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। जाहिर है इरादा सिर्फ इर्द गिर्द के इलाकों के जायजा लेने का था। कोई खास मुहिम तो दरपेश नहीं थी। अलबत्ता मुमकिन जरूरियात का सामान जरूर साथ ले लिया था। ख्याल यही था कि ज्यादा से ज्यादा सफर करके तमाम इतराफ का जायजा ले लिया जाए। घोड़े हासिल करने के बाद हम नाटुआनिया से निकल आए। सहरा में हमारे घोड़े इत्मीनान से सफर करने लगे। हम जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, जमीन खुश्क, वैरान और बंजर होती जा रही थी। रोईदगी कम होती जा रही थी। घास भी आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही थी और झाड़ियों की जगह हर तरफ किस्म किस्म का थोर नजर आता था। हमने सूखी घास की चंद गांठें अपने साथ रख ली थी, जिससे कम अज कम हमें ये इत्मीनान था कि अगर घोड़ों के लिए चारे का मसला पैदा हुआ तो हम उन्हें खुराक मुहैया कर देंगे। इसके अलावा हमने लाइन बना ली थी और ये फैसला कर लिया था कि नाटुनिया के इतराफ में ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 मील तक निकलेंगे और उससे आगे का सफर नहीं करेंगे ताकि रास्ता न भटक जाए। पहला कैंप हमने तकरीबन नाटुनिया से 13 मील के फासले पर लगाया था। हमने घोड़ों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया।
आधी रात का वक्त था जब अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें सुनाई दी और हम चौंक कर उठ बैठे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घोड़े दर्द की शिद्दत से चीख रहे हों। फिर एक घोड़े के भागने की आवाज आई और हम फौरन उठ खड़े हुए। बीड ने एक लंबा चाकू हाथ में ले लिया और दौड़ता हुआ उस तरफ पहुंच गया जहां एक डब्बा हरकत करता नजर आ रहा था। हालांकि अंधेरा था, लेकिन तारों की छांव इतनी जरूर थी कि हम उस डब्बे को देख सके। मैं जब बीड के करीब पहुंचा तो बीड हैरान अंदाज में जमीन पर पड़े घोड़े को देख रहा था जो भी जिंदा था, मगर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून की धारें फूट रही थी। बड़ी भी दर्दी से खंजरों के पे दर पे वार करके उसे जख्मी कर दिया गया था। उसकी अगली टांगे कट कर करीब करीब जिस्म से अलग हो चुकी थी। हम हैरत से मुंह फाड़ कर रह गए। यहाँ हमारे पास पिस्तौल भी नहीं थे क्योंकि वो हमसे ले लिए गए थे। अलबत्ता लंबे चाकू रखने पर इतराज नहीं किया गया था। हमें एहसास हुआ कि अगर घोड़ों को कत्ल करने की कोशिश करने वाले आस पास ही हुए तो हम उनसे किस तरह मुकाबला करेंगे। ये बात भी समझ में नहीं आती थी कि घोड़े को इतनी बेदर्दी से क्यों जख्मी कर दिया गया। दूसरा घोड़ा शायद जान बचाकर भाग गया था। बिड ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसके अलावा और कोई माकूल वजह समझ में नहीं आती चीफ कि वो लोग इसका गोश्त खाना चाहते थे। मगर वो कौन हो सकते हैं? मकामी लोगों के अलावा और कौन हो सकता है? अगर ये बात है तो वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। हाँ चीफ, इसके इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिड ने जवाब दिया। इस हादसे के बाद हम रात भर सो नहीं सके थे। ये सिनसनीखेज वाकया सख्त उलझन का बायस बन गया था हमारे लिए। सुबह को बिड अचानक हंसने लगा और मैं चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों बिड, क्या बात है? कुछ नहीं चीफ, बस मौजूदा सूरत हाल पर हंसी आ गई थी। मैंने फिर कुछ नहीं कहा और अपने सामान की तरफ मुतवज्जो हो गया। बिड ने भी मेरी तकलीद की और हम सामान अपने कंधों पर लाद कर वहां से आगे बढ़ गए। घोड़े की मौत बार बार निगाहों में घूम जाती थी और समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दूसरा घोड़ा भी ऐसा बदहवास होकर भाग गया था कि हमें सुबह भी कहीं नजर नहीं आया था। मजीद 6-7 मील सफर करने के बाद एक सूखी नदी के करीब कैंप लगाया। दिन भर की गर्मी और प्यास ने निढाल कर दिया था। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दफतन 20-22 मुकामी आदमियों का एक गिरोह हमारी तरफ आना शुरू हो गया। बिड ने मेरी तरफ रुख करके कहा, चीफ चाकू मौजूद है? हाँ मौजूद है, मैंने जवाब दिया। तो फिर होशियार। वो लोग लंबी लंबी नोकीली छड़ियां हाथ में लिए हमारे नजदीक पहुंच गए और हमें कचौके लगाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तो हम खामोश रहे। उसके बाद मैंने चाकू संभाल लिया और गुस्सीले अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा तो वो डर कर पीछे हट गए। बिड ने भी मेरा साथ दिया था। वो चंद कदम पीछे हटकर वहशियाना अंदाज में रक्स करने लगे। जमीन से छोटी छोटी किंकरियां उठाकर वो हमारी तरफ फेंक रहे थे। उसी तरह रक्स करते हुए उनमें से एक ने हमारे सामान पर हाथ डाला, लेकिन मेरी लात उसके मुंह पर पड़ी और वो उल्ट कर दूर जा गिरा। इस जोरदार ज़रब ने उन लोगों को खौफजदा कर दिया था। उनमें से कुछ के चेहरों पर परेशानी के आसार नजर आए और वो काफी पीछे हट गए थे। थोड़ी देर तक वो हमारे गिर्द नाचते रहे और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि हम उनसे खौफजदा नहीं हुए बल्कि हमारा गुस्सा बढ़ रहा है तो वो वापस चले गए। मैंने गहरी सांस लेकर बिड की तरफ देखा और बिड थोड़ी खुजाते हुए बोला, ये सूरत-ए-हाल ठीक रही है चीफ। ये कौन लोग थे? यकीनन आसपास के किसी कबीले से ही ताल्लुक होगा इनका। इन्होंने सोचा होगा कि चलो और कुछ नहीं तो लूट मारी की जाए। ये भी मुमकिन है कि चीफ इन्हीं लोगों ने हमारे घोड़े को कत्ल किया हो। क्या रात की तारीकी में ये लोग खतरनाक साबित नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हमें होशियार रहना होगा, बिड ने जवाब दिया और मैं पेशानी मसलने लगा। क्या नाटूनिया में हमें हथियार नहीं मिल सकते बिड? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें जरूर हथियार फराहम कर दिए जाते। मैं खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। हम अगर चाहते तो वापस नाटूनिया की तरफ का सफर कर सकते थे, लेकिन बिड भी मेरी तरह सर फिरा था। इस मौजू पर गुफ्तगू हुई तो उसने कहा, चीफ जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे बढ़े देखा जाएगा। अब इसे नाटूनिया जाकर क्या करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए उसका शाना थपथपाया। फिर मैंने उससे कहा, बिड शायद सारी जिंदगी मुझे तुम जैसे साथी की जरूरत रहेगी। काश मैं तुम्हें अपने मुस्तकिल साथियों में शुमार कर सकता। बिड अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, कुछ वक्त और गुजरने दो चीफ, वक्त बहुत फैसले खुद कर देता है। हम तकरीबन 6 घंटे का सफर तय करने के बाद एक वसी सहरा में जा निकले। थोड़े ही फासले पर चंद झोंपड़ियां नजर आ रही थी जिनके दरमियान जिंदगी महसूस होती थी। हिम्मत तो नहीं थी कि उसकी तरफ जा निकले, लेकिन ये फिर फैसला किया गया कि ये खतरा मोल ही लिया जाए। झोंपड़ियों के आसपास नारियल के दरख्त उगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे स्याह रंग का एक ऊंट बंधा हुआ था। बिड ने आहिस्ता से कहा, चीफ क्या ख्याल है, क्यों ना यहाँ हम भी चोरी करें? ऊंट को देखकर ये तस्वर तुम्हारे ज़हन में उभरा है। मैंने सवालिया लहजे में कहा, हाँ चीफ, अगर तुम चाहो तो अपने साथ मौजूद चीजों में से
कुछ चीजें मुआवजे के तौर पर इस जगह रख दो जहाँ ऊंट बंधा हुआ है। अगर वो लोग खुद ही हमें ये ऊंट देने पर आमादा हो जाएं, तो क्या हर्ज है बिड, और अगर राजी ना हुए तो उसके बाद तो हम उसे चुरा भी नहीं सकेंगे। बिलाखिर बिड ने मुझे इस बात पर आमादा कर लिया कि रात की तारीकी में हम ऊंट खोल कर आगे बढ़ जाएं, और हमने ऐसा ही किया। आधी रात के करीब हम अपनी कमीगाह से निकलकर ऊंट के करीब पहुंचे और उसकी रस्सियां खोलकर खामोशी से आगे बढ़ गए। वो दिल इस बात पर अजीब से एहसास का शिकार हुआ था, पता नहीं किसकी मलकियत थी, लेकिन बिड ने कहा कि अगर वापस यहाँ आने का मौका मिला तो ऐसी ही किसी रात खामोशी से इस ऊंट को इसकी जगह बांध कर पैदल आगे बढ़ जाएंगे। इस बात पर मैं हंसने लगा। ऊंट की चोरी के बाद वहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे हम ऊंट पर बैठकर वहाँ से आगे बढ़ गए। ऊंट ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया था। वो हमारे मुख्तसर से सामान के साथ हम दोनों को लेकर बर्क रफ्तारी से सहरा में दौड़ रहा था। सुबह तक हमने ये सफर जारी रखा और उसके बाद एक नखलिस्तान में क़याम किया। सहरा के सफर में पानी की अहमियत का हमें अंदाजा था और हम बहुत एहतियात से पानी खर्च कर रहे थे। सहरा की तपिश से प्यास की शिद्दत में जो इजाफा होता था उसका भी हमें तजर्बा था। एक घूंट पानी हल्क में डालने के बाद दिल चाहता था कि पूरी बोतल खाली कर दी जाए। फिर गर्म पानी प्यास बुझाने की सलाहियत भी नहीं रखता था। सख्त कुव्वत इरादी से काम लेकर ही पानी के इस्तेमाल पर कंट्रोल मुमकिन होता है, और बाज़ औक़ात कुव्वत इरादी भी प्यास के सामने हथियार डाल देती है। इन सहराओं में रहने वाले खुद को इसका आदी बना लेते हैं और पानी के मोहतात इस्तेमाल पर कादर होते हैं। इसके अलावा बिड ने मुझे बताया कि अफ्रीका के सहराओं में सफर करने वाले अपने जिस्म पर चर्बी मल लिया करते हैं ताकि पानी पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर न निकल सके और जिस्म में पानी मौजूद रहे। आखिरकार हम एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए जो तकरीबन 200 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी, और यहाँ हमें एक मशीनरी की इमारत भी नजर आई। हमने क़याम के लिए वही जगह मुंतखब की थी। बिड ईसाई था और मैं मुसलमान, लेकिन हम दोनों ने अपना मजहब जाहिर नहीं किया था। इमारत में 2 पादरी मौजूद थे। उन्होंने हमारा पुरखुलूस इस्तकबाल किया और हमसे हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा। रात को उन्होंने उबले हुए चावल और एक खास किस्म का सब्जियों का सालन हमारे सामने पेश किया। हम उनसे इस इलाके के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। एक पादरी ने हमसे सवाल किया कि हमारा ताल्लुक लाइन ऑफ क्रोजल की किस बस्ती से है, तो मैं जरा चौंक गया। मैंने बिड के बोलने से पहले ही इस बात का इतराफ भी कर लिया था कि पादरी बेचारे ने इस सिलसिले में फिर मजीद कोई सवाल नहीं किया था, ना ही उसके रवैये और गर्मजोशी में कोई कमी आई थी। पादरी से गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बेज़रर लोग हैं। दूसरे दिन हम वहाँ से आगे बढ़ गए। पादरियों से हमने आगे के रास्ते के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। पता चला कि यहाँ से तकरीबन 4 मील के फासले पर एक झील आती है जिसकी बाईं सिमत अफ्रीकियों की एक बड़ी आबादी है। वो लोग ईसाई मजहब कबूल कर चुके हैं और अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उसी झील की तलाश में चल पड़े और मिलाकर दोपहर तक सफर करने के बाद हमें झील का पानी दूर से नजर आने लगा। इंतहाई खूबसूरत जगह थी। कहीं कहीं उसके किनारे पर रेत के टीले भी थे और स्याही माइल सब्ज पत्तों वाले पाम के दरख्तों के झुंड भी। हम उस झील के करीब पहुंचकर उसमें उतर गए और खूब अच्छी तरह नहाए। नहाने से खुशगवार कैफियत का एहसास हुआ था। उसके बाद हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बदलते हुए मनाजर ने हमें मसूर किए रखा और शाम के झटपटे में हमें वो बस्ती नजर आई जिसके बारे में निशानदेही की गई थी। हम बस्ती की जानिब चल पड़े। खासी वसी व अरीज आबादी थी। वहाँ के लोग खासे माकूल नजर आते थे। बस्ती से थोड़े ही फासले पर मिशन की इमारत नजर आ रही थी। मैंने और बिड ने फैसला किया कि रात को इमारत में जाएंगे और वहाँ पादरियों वगैरह से मुलाकात करेंगे। क़याम के लिए हमने आबादी के करीब भी एक दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया था। चोरी का ऊंट वहीं बांध दिया गया और हम लोग जूते उतार कर आराम से पाँव फैलाकर बैठ गए। धुंधले का फैल चुका था और झोंपड़ियों में थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी जो चर्बी से जलाए जाने वाले चिरागों की थी। दफादार मुझे अपने पाँव में यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने खंजर की तेज नोक चबो दी हो। तकलीफ इतनी शदीद थी कि मेरे हल्क से बेख्तियार एक हल्की सी कराह निकल गई। क्या हुआ? बिड ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, बिड एड़ी में शायद किसी कीड़े ने काटा है। बिड ने जल्दी से माचिस की तीली जलाकर देखा तो मेरी एड़ी पर खून की पतली सी लकीर बह रही थी। डंक का निशान साफ नजर आ रहा था और थोड़े ही फासले पर एक बड़ा सा बिच्छू रोशनी से घबरा कर भाग रहा था। बिड ने जूता उठाया और बिच्छू पर हमलावर हो गया। उसने बिच्छू को वहीं मार डाला। मेरे पाँव में ऐसी शदीद तकलीफ हो रही थी कि बयां नहीं कर सकता था। बिड ने मुझे सहारा देकर उठाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें मिशन की इमारत में ले चलूं। मुमकिन है इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। मैं बिड के सहारे आहिस्ता आहिस्ता इमारत में पहुंच गया। सामने ही के एक हिस्से में रायबा से मेरी मुलाकात हुई। उसने सर से लेकर पांव तक मुझे देखा और फिर बिड को।
उसकी खुरदरी आवाज उभरी, क्या बात है? बीड ने सूरत हाल बताई तो आहिस्ता से बोली, ऊपर चले जाओ, मुमकिन है तुम्हारी मदद की जा सके। उसकी सर्द मुर्दी बड़ी अजीब सी महसूस हुई थी। इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि वो मतबी लोग थे। दर्द की शिद्दत के सबब यूं महसूस हो रहा था जैसे जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो रहा है। बहुत ही कर्मनाक हालत थी, बदन सुन्न होता जा रहा था। हम ऊपर पहुंचे तो उन लोगों ने इंतहाई सर्द मोरी से हमारी बातें सुनी। फिर एक पादरी ने वहां मौजूद एक नर्स से कहा कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा दे, और उसने एक इंजेक्शन मेरे जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जो जहर को रोकने के लिए था। फिर पादरी आहिस्ता से बोला, अब तुम लोग जा सकते हो। बीड ने गुस्सीली निगाहों से पादरी की तरफ देखा और कहने लगा, फादर, ये शख्स सख्त तकलीफ में है। क्या ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ रात गुजारने के लिए कोई बंदोबस्त कर दें? नहीं, इस इमारत में किसी अजनबी को क्याम करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये सख्त तकलीफ में है फादर, आसमानी बाप तुम पर रहम करे, फादर ने जवाब दिया और मुंह बनाकर वापस चले गए। बीड के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। उसने उसीले लहजे में कहा, लानत है उन लोगों पर। मेरा ख्याल इन लोगों की तमाम तर हमदर्दियां मुकामी लोगों के साथ ही हैं, मगर ये कोई इंसानियत तो नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बीड मुझे वापस ले आया, वहीं दरख्त के नीचे लिटा दिया। यूं महसूस होता था जैसे पाँव कच्चे गोश्त के लोटथड़े में तब्दील हो गया हो। ये अजीबो गरीब हादसा बहुत ही परेशान कुन था, लेकिन बीड को सबसे ज्यादा गुस्सा उस इबादतगाह पर आ रहा था। मैं इस इमारत को मिट्टी का ढेर भी बना सकता हूँ चीफ, मगर तुम्हारी हालत ज्यादा बेहतर नहीं है, उसने उसीले अंदाज में कहा। मैं खुद उनकी संग दिली और सर्द मोरी पर हैरत ज्यादा था। पूरे मिशन के रवैये से मुझे नफरत महसूस हो रही थी। उसके बावजूद हमने वहीं क़याम किया। 11-11:30 बजे के करीब बस्ती के कुछ अफराद इस तरफ आ निकले। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था जो टूटी फूटी अंग्रेजी जानता था। उसने बहुत ही शकिस्ता अल्फाज में उसने हमसे हमारी रूदाद पूछी और बीड ने वैसी ही शकिस्ता अंग्रेजी में अपनी बप्ता उसे सुना दी, जिसके जवाब में बूढ़े ने अफ्रीकी जबान में अपने साथियों को कुछ कहकर बस्ती की तरफ दौड़ा दिया। और थोड़ी देर के बाद वो एक भूरे रंग का अजीब सा लेप लेकर आ गए, जिसे पत्ते पर फैलाकर मेरे जख्म पर रख दिया गया और फिर मेरा रुमाल उस पर बांध दिया गया। बूढ़े ने हमारे साथ काफी हमदर्दी की। खाने पीने की चीजें भी उसने हमें भिजवाई। बीड नफरत भरे अंदाज में कहने लगा, उससे तो ये लोग बेहतर हैं जो बहरत और इंसानियत रखते हैं। वो रात भी वहीं गुजर गई। मेरी तकलीफ में काफी अफाका हो गया था। चुनाचे मैंने सुबह को वहां से आगे बढ़ जाने का फैसला किया और हम अपने ऊंट पर बैठकर वापस चल पड़े। ख्याल ये था कि हम नाटूनिया वापस चला जाए। रास्ता बदल लिया गया था। चोरी का ऊंट हमारे पास मौजूद था और बीड के ख्याल में ये जरूरी नहीं था कि हम ऊंट उसके मालिकों को वापस भी करें। वो मशीनरी के रवैये से भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। इस बार हमने जो रास्ता इख्तियार किया वो बंजर और जले हुए कदीम पहाड़ों के दरमियान से गुजरता था। यहाँ से हमें नारंगी और जर्द रंग के पत्थरों की निहायत नादर नमूने मिले। पहाड़ों में पानी मिलने की उम्मीद तो थी ही नहीं, लेकिन हमें खुशकिस्मती से ठंडा पानी के चश्मे इन पहाड़ों में कई मकामात पर नजर आए। कभी कभार हमें कुछ लोग भी मिल जाते जो बाज जगह तो जानवरों का रिवड़ चराने नजर आते और बाज जगह गधों और खच्चरों पर बैठकर सफर करते हुए। उन लोगों ने हमें कई जगह बकरियों का ताजा दूध पिलाया। उन पहाड़ों में बाज मुकामात ऐसे भी आ जाते जहाँ की शादाबी हमें मशहूर कर देती। पहले मैंने अफ्रीका की पुरस्रार जमीन के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ा था या दूसरों से सुना था,